हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। तो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th की एनसीईआरटी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और ये उसका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको मोस्टली फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं और कुछ रिट्स भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये चैप्टर तो काफ़ी लंबा है, बट ये पूरे चैप्टर की एक समरी रहेगी। मैंने इस लेक्चर में जो क्रक्स ऑफ द चैप्टर है उसको निकाल लिया है। जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो इतनी ही चीज़ें हैं। ठीक है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक तो जरूर पढ़ना है एक बार। ठीक है, तो ये जो बुक है एनसीईआरटी उसका अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, इसको आपको ऐसे सप्लीमेंट और ऐसे रिवीजन डिवाइस यूज करना है। ठीक है, जब आप वो बुक पढ़ लें तो यहाँ से बार बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो हमको फंडामेंटल राइट दिए हैं, जो हमारे राइट्स दिए हैं, तो उनका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, राइट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब देखिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट्स टू लाइफ एंड लिबर्टी, सो एवरी सिटीजन मस्ट हैव राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, सो एवरी सिटीजन ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, मस्ट, ठीक है, मस्ट हैव राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। फॉर एग्जाम्पल, देखिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉय करके रखा है। अब वो उनको पूरा वेज नहीं दे रहा है या उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ठीक है, उनको फेयर वेज नहीं दे रहा है। तो जो स्टेट है, जो हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ऐसा प्रोविजन है कि मतलब उसको गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको फेयर प्राइस दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया जिससे किसी को मतलब राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल हो जाए। फिर जो स्पीडी ट्रायल वाला होता है, जैसे कि किसी को अक्यूज किया है और अब उसको अक्यूज कर दिया है, तो उसका राइट्स क्या है कि भाई हमें उसको जल्दी से जल्दी ट्रायल कराना चाहिए और अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी पनिशमेंट होती है हम उसको वो पनिशमेंट दे देंगे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होता है कई केस में। सपोज यहाँ पे कोई एक है, मिस्टर एक्स है। ठीक है, अब इसको अक्यूज किया कि भाई इसी ने किसी का मर्डर किया है और तब उसकी एज 20 ईयर की थी। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा कई केसेस में 20-20 साल तक ट्रायल चलता है। अब 20 साल बाद उसको मतलब निर्दोष साबित कर दिया कि भाई इसने तो मर्डर किया ही नहीं था। ठीक है, तो उसकी लाइफ के 20 साल बर्बाद हो गए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल है, ये पिक्चर में आता है कि वो बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे जो है हमारा बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, तो ये बिल ऑफ राइट्स ये अमेरिका से लिया गया है और ये काइंड ऑफ हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसके तरह ही है। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। बिल ऑफ राइट कहाँ से लिया है हमने, यूएसए से। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बिल ऑफ राइट्स हो गया। अब उसके बाद देखिए जो हमारे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में हमको ये प्रोवाइड किए गए हैं। काफी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, हमारे 14 से स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप ये देखिए, जो मोतीलाल नेहरू थे, ये सवाल कई बार आता है कि फंडामेंटल राइट वाज फर्स्ट डिमांडेड बाय हुम और व्हेन। ठीक है, तो जो मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के फादर, उन्होंने फंडामेंटल राइट को कब डिमांड किया था, 1928 में, फार बैक 1928। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए ये भी एक फैक्ट है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी ओनली ओनली चेंज बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ही फंडामेंटल राइट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, उसको अमेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अब उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, जुडिशरी, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, वगैरह वगैरह, विल प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं सम मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राइट टू इक्वालिटी।
ये चालू हो जाएगा 14 से लेके 18 तक। ठीक है, तो क्या है हमारी इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून कायदा जो भी है वो सारे सबके लिए इक्वल है, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जगह से बिलोंग करता हो। ठीक है, उसके बाद है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो लॉ से जो हमको प्रोटेक्शन दी जाती है वो सभी के लिए इक्वल है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोहिबिशन, ठीक है, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ, ठीक है, आपको ग्राउंड याद रखने हैं, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, और इसके अलावा जो ग्राउंड है उसके ऊपर वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा आप रिजर्वेशन ले लीजिए। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स है, जेंडर है, ठीक है, जैसे वुमेन का कोटा होता है, जैसे लोअर कास्ट का कोटा होता है, वो सब। अब उसके बाद आप देखिए इक्वल एक्सेस टू पब्लिक फैसिलिटीज, तो जो भी पब्लिक फैसिलिटीज है जैसे बस है, रेलवे स्टेशन है, पब्लिक गार्डन है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह हो गया, तो उसमें सबको इक्वल एक्सेस मिलेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये तो हम सब जानते हैं कि सारे लोग, सभी कास्ट वगैरह जो भी बैकग्राउंड है, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, मतलब सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आप कोटा वाली बात करेंगे, तो कोटा ऐसा है, वो एक एक्सेप्शन है जो मतलब अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड क्लासेस को अपर अप लाने के लिए, उनका डेवलप करने के लिए उनको दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है देखिए अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो आप मतलब किसी के साथ उसकी धर्म या जाति के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन दिया गया है, अनटचेबिलिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब उसके लिए सेफ्टी वाल दिया गया है, भाई अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है। उसके अलावा जो टाइटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोई महाराजा हो गया, महाराजा धीराज, अधिराज, ठीक है, सुल्तान, जिले इलाही, तो आज के टाइम में अब ये ऐसे टाइटल्स को कोई अपने नाम के आगे यूज नहीं कर सकता है और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम हमारा स्टार्ट हो जाता है 19, 20 और 21 से। ठीक है, और ये इसमें भी आ जाएगा, 22 तक आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, अंडर आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मतलब हमको बोलने की और अपनी बात रखने की आज़ादी है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यहाँ पे फ्रीडम ऑफ असेंबली है, पीसफुली हम इकट्ठे होके किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। प्रोफेशन की भी फ्रीडम है हमको, हम कोई भी काम या बिजनेस या नौकरी कर सकते हैं, एक्सेप्ट उसमें एक्सेप्शन क्या है, जैसे आप कोई बोले मुझे कोई मतलब दारू बेचनी है, ठीक है, या स्मगलिंग करनी है, तो जो इलीगल वर्क है, जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, वो प्रोफेशन की छूट नहीं दी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ठीक है, तो आपने अगर कोई भी मतलब गुनाह वगैरह किया है, तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, कि आपको डबल पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, और जो लॉ है, जो कायदा कानून है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पनिशमेंट मिले। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा, ये हो गया हमारा आर्टिकल 21। ठीक है, यहाँ से कई बार बहुत सवाल पूछते हैं, और ये जो राइट टू एजुकेशन है इसको बाद में ऐड किया गया है, आर्टिकल 21A है ये। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ठीक है, और इसमें हमारा राइट टू प्राइवेसी वाला भी आ जाएगा। ठीक है, राइट टू लाइफ और लिबर्टी में क्या क्या आ जाएगा, प्राइवेसी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट टू चॉइस आ जाएगा। ठीक है, राइट टू मैरिज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सब फंडामेंटल राइट्स में है। उसके बाद देखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इन सर्टन केसेस, मतलब ऐसे ही आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, अगर अरेस्ट कर रहा है तो उसका ग्राउंड क्या है, वो उसको ग्राउंड बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, उसका जो भी मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ है उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका अरेस्ट अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है तो आपको बेल मिल जाएगी तुरंत ही। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फिर से आ जाते हैं आगे, यहाँ पे है राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 23 और 24। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ठीक है, ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है उसमें चाइल्ड हो या वुमन हो, वो बिल्कुल ही हमारे यहाँ पे बैन है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बैन किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है
फोर्स लेबर, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप जबरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते, जबरदस्ती किसी को एम्प्लॉय नहीं रख सकते, ठीक है। तो और फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डियस प्लेसेस, ठीक है। तो बच्चों को जो है आप इसमें नहीं रख सकते, तो मोस्टली इसमें 14 ईयर्स की एज की वो लिमिट होती है, ठीक है। इन बच्चों को आप हैजार्डियस प्लेस पे जॉब पे नहीं रख सकते हैं, वो बैन है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, ठीक है। तो इसमें हमारा हो गया 25, 26, 27, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजियंस। तो आप अपना जो भी बिलीव है उसको मान सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रोपेगेशन मतलब उसको अवेयरनेस फैला सकते हैं, लोगों में उसके बढ़ावा कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, अपने रिलीजियस अफेयर्स जो भी है वो मैनेज करने का राइट है, ठीक है। फिर फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है। तो अगर आप अपने रिलीजन का प्रमोशन करने की जो एक्टिविटीज है, तो उसमें जो खर्चा होता है तो आपको उसमें टैक्स का भी छूट दी गई है, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो आप अपने जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको अटेंड कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो उसमें एक चीज होती है, मतलब कि अगर आपको नहीं करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, वो भी छूट है आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। तो इसमें देखिए ये प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज दिया गया है, कल्चर दिया गया है ऑफ माइनॉरिटी। अब इसमें माइनॉरिटीज मतलब ओनली मुस्लिम्स नहीं है, ठीक है, या सिक्स वगैरह वो नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी मतलब जियोग्राफी वाइज है, जो भी मतलब लैंग्वेज वाइज या कल्चर वाइज जो माइनॉरिटीज है उनको प्रोटेक्शन दिया है अपनी भाषा का और कल्चर का रक्षण करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, राइट टू एस्टैब्लिश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो जो मतलब ये माइनॉरिटी लैंग्वेज कल्चर वाली जो कम्युनिटीज है वो अपने इंस्टीट्यूट ओपन कर सकती है, जिससे क्या होगा कि उनकी जो कल्चर है, लैंग्वेज है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और लोगों को अपनी ही भाषा में, मदर टंग में उनको एजुकेशन दिया जा सके, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, 32, ये हमारा मोस्ट मोस्ट आईएमपी, ठीक है। अम्बेडकर जी ने इसको सोल कहा है, ठीक है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट है, ये जो हमारा आर्टिकल 32 है, ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 जो है हमारा, वो बाकी के सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और उनके लिए हम, ठीक है, राइट टू मूव टू कोर्ट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर वायोलेटेड, ठीक है। अगर आपका स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स पूरे नहीं कर रहा है तो कोर्ट में आप जा सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा फैक्ट्स वगैरह और वो सब देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अक्यूज, राइट ऑफ अक्यूज, ठीक है। तो राइट ऑफ अक्यूज क्या है, अक्यूज के कितने राइट है, उसको यहाँ पे 3 राइट दिए गए हैं। फर्स्ट है नो ऑफेंस, नो पनिश, नो पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस अगेंस्ट, ठीक है। मतलब एक ही गुनाह के लिए उसको दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन इलीगल फ्रॉम बैक डेट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मान लिया आपने 2015 में लॉ बनाया, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई 2010 में आपने ये गुनाह किया था, तो ये जो बैक डेट है, बैक डेट से अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद देखिए नो पर्सन आस्क टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। तो अपने खिलाफ उसको एविडेंस देने की परमिशन नहीं है, ठीक है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है यहाँ पे रीट्स वाला। देखिए ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। स्टेट पीएससी में और जो यूपीएससी है उसमें यहाँ से काफी सवाल आते हैं, तो ये मतलब मोस्ट आईएमपी है। इसको आप रट दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, अपने डैशबोर्ड के आगे इसको चिपका दीजिए, ठीक है। इसमें से आपके सवाल बनेंगे ही, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आप देखिए कितनी रीड्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें देखिए हैबीज कॉर्पस, तो इसमें क्या है, कोर्ट ऑर्डर अरेस्ट पर्सन प्रेजेंटेड बिफोर लॉ, ठीक है, कैन सेट फ्री अ पर्सन। अब मान ली किसी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है अचानक से बिना रीजन के, ठीक है, तो उसको कोर्ट के अंदर पेश करना होगा, ठीक है। अब उसको चेक करेंगे कि उसको अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब डिटेन किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो अगर वो अकॉर्डिंगली लॉ के हिसाब से नहीं किया है
तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो उसको पर्सन को फ्री कर देगा कि भाई इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि प्रोसीजर जो लॉ की है वो आपने फॉलो नहीं की है। उसके बाद जो सेकंड है हमारा मैंडेमस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोर्ट ने फाइन किया कि भाई कोई इलीगली ड्यूटी कर रहा है ऑफिस पे, ठीक है, ऑफिस होल्डर नॉट डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है, जो उसका दायित्व है जिस लिए उसको रखा गया है वो अपना ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है, तो कोर्ट उसको हटा देगा। ठीक है, अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो। फिर उसके बाद देखिए प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन क्या है? हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट व्हेन लोअर कोर्ट टेक डिसीजन बियॉन्ड दैट ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, मान लीजिए कि जो हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, उन्होंने कोई ऐसा जो डिसीजन और जजमेंट दे दिया कि जो उनके ज्यूरिडिक्शन में या उनके अंडर में नहीं आता है, तो क्या करेगा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको प्रोहिबिशन रीट यूज करेगा। ठीक है, और उनके अगेंस्ट मतलब एक्शन लेगा। ठीक है, केस वो अपने पास ले लेगा। उसके बाद को वारंटो। ठीक है, को वारंटो ये आपको याद रहेगा, वारंट आप बोलते हैं आपके पास वारंट है क्या पकड़ने के लिए, तो इसी तरह होता है पर्सन होल्डिंग ऑफिस बट नॉट एंटाइटल टू होल्ड। ठीक है, तो वो बिना वारंट के बिना अथॉरिटी के जबरदस्ती कहीं पे, आपने देखा होगा कई जगह पे लोग फेक आईएएस फेक आईपीएस ऑफिसर बन के घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई अगर एंटाइटल नहीं है और होल्ड करके रखेगा तो को वारंट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए सरसरी। ठीक है, तो ये कोर्ट ऑर्डर लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग। ठीक है, अब कोई मैटर है, सपोज वो हाई कोर्ट में या सब ऑर्डिनेट कोर्ट में अगर पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकता है भाई इसको हमारे पास आप पास कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये चैप्टर एनसीईआरटी में तो इतना ही दिया है, आपको इसको अच्छे से कवर करने के लिए लक्ष्मीकांत की मदद लेना पड़ेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार ये वाली सीरीज खत्म हो जाए तो लक्ष्मीकांत को भी हम चालू करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम ब्रीफ नजर मार लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा और क्या पढ़ा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसका भाई इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, जिससे किसी को इलीगली कोई डिटेन ना कर दे और वो सब दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके अलावा बिल ऑफ राइट हमें कहाँ से मिला? यूएसए से मिला, जो सिमिलरली फंडामेंटल राइट जैसा है। प्रोटेक्ट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट कहाँ किस में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं। सबसे पहले डिमांड किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी 1928 में। ठीक है, चेंज कैसे किया जा सकता है? ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। प्रोटेक्ट कौन करता है? जुडिशियरी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट फंडामेंटल राइट कौन से? राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएंगे ये सब। ठीक है, उसके बाद फिर राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, 19, 20, 21, 22। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस। ठीक है, उसके बाद हमने कल्चरल और एजुकेशनल राइट देखे। और उसके बाद हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखा जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर ये 3 पॉइंट दिए है कि राइट ऑफ अक्यूज क्या है, तो ये 3 हमने देखे। फिर उसके बाद हमने सारी रीट्स देखी कि कब कौन सी रीट यूज की जाती है। अब आपको क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अभी रिसेंटली गुजरात पब्लिक कमीशन की एग्जाम हुई है, तो उसमें आप देखिए लक्ष्मीकांत में क्या दिया है कि रीट कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, कौन सी रीट कहाँ पे अप्लाई होती है। अब उन्होंने कैसे ट्विस्ट किया क्वेश्चन को कि जो ये रीट्स है वो कहाँ अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है ताकि आपको पता चले। ओके, तो अभी के लिए बस इस चैप्टर के लिए इतना ही। होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, और ये अल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं है, आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद इसका ऐसा सप्लीमेंट यूज करना है और बाद में रिवीजन के लिए आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, तो शुक्रिया। अगर आपको ये इनिशिएटिव हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फॉलो कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद।